हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। फ्रेंड्स, बीएफएम में से मॉड्यूल ए का चैप्टर नंबर 5 एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं आज। इसका पार्ट 1 देखेंगे। चैप्टर आपका है फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स। ये पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है उसे आप देख लीजिए। एक्सचेंज एंड ट्रेड कंट्रोल्स गाइडलाइंस फॉर एक्सपोर्टर्स, फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्टर्स, प्री शिपमेंट फाइनेंस, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, गोल्ड कार्ड स्कीम्स फॉर एक्सपोर्टर्स, एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम ईडीपीएमएस, फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग। ये सारे एक्सपोर्ट से रिलेटेड टॉपिक हम पढ़ेंगे। उसके बाद इंपोर्ट से रिलेटेड टॉपिक जैसे आपका एक्सचेंज एंड ट्रेड कंट्रोल गाइडलाइंस फॉर इंपोर्टर्स, इंपोर्ट फाइनेंस, इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम आईडीपीएमएस, और लास्ट टॉपिक आपका होगा ट्रेड क्रेडिट। जब ये सारे टॉपिक्स आप कंप्लीट कर लेंगे आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और यदि आप सारे पार्ट को जो भी वीडियो आएंगे आप देखेंगे तो कहीं कोई दिक्कत इस चैप्टर से रिलेटेड आपको नहीं होगा। आज की जो वीडियो है उसके लिए हम लोग फर्स्ट जो शुरू कर रहे हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, कि क्या होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड चीजें कैसे काम करती है, कौन रेगुलेट करता है, किनका क्या फंक्शंस है। सबसे पहले आप ये यहाँ पे समझ लीजिए फ्रेंड, जब भी हम बात करें इंडिया की तो इंडिया में जो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसे फैसिलिटेट किया जाता है डीजीएफटी के द्वारा। डीजीएफटी किसके अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर, और मिनिस्ट्री एंड कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से डीजीएफटी के द्वारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं वो फ्रेम किए जाते हैं डीजीएफटी के द्वारा। ठीक है, और यदि फाइनेंसिंग पार्ट की बात करें, जो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स को, इसके लिए आपका आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है अंडर फेमा रेगुलेशन। फेमा रेगुलेशन क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। जो फॉरेन एक्सचेंज से मेनली उसमें जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस है उस सब सारी चीजों को यहाँ पे बताया गया होता है फेमा एक्ट में। तो उसे ध्यान में रखते हुए आरबीआई के द्वारा फाइनेंसिंग पार्ट को देखा जाता है, रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, जो फॉरेन ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, उसको ध्यान में रखते हुए कि किस गुड्स को हम किस गुड्स के लिए एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के लिए परमिशन दिया जा सकता है, उसके फाइनेंसिंग पार्ट के लिए, तो वो सारा काम जो है सो आरबीआई के द्वारा देखा जाता है। फ्रेंड, जो एक इंपॉर्टेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन है आईसीसी, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये क्या करता है? डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से यूज होना चाहिए इससे रिलेटेड जो गाइडलाइंस है वो आईसीसी के द्वारा, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा दिया जाता है। जैसे आपका यूसीपी, यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस 600, जो एलसी में भी आपने पढ़ लिया था, लेटर ऑफ क्रेडिट में, ये हो गए। फिर आईएसबीपी हो गए। ये सारे जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो प्रोसीजर्स क्या होने चाहिए, किस प्रकार के डॉक्यूमेंट है, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, ये सारा चीज कौन देखता है? इंटरनेशनल लेवल पे आईसीसी, आपका इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स देखता है। ठीक है, अगला एक ऑर्गेनाइजेशन और भी यहाँ पे देखना है आपको, फिडाई। फिडाई क्या करता है? ये एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो आरबीआई के साथ मिल करके फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ावा देता है। और ये मेनली इसका क्या काम होता है कि जो ऑथराइज डीलर्स होते हैं, ऑथराइज डीलर के बारे में आपने पढ़ लिया है, ऑथराइज डीलर्स जो होते हैं उसके लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करता है कि किस प्रकार से ऑथराइज डीलर को काम करना है। तो ये आपने इस स्लाइड में क्या देखा कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उससे रिलेटेड रेगुलेशंस, उसको रेगुलेट कौन करता है, कौन रूल फ्रेम करता है, ये सारी चीजों को यहां देखा। इन नटसेल एक बार फिर से समझिए कि डीजीएफटी का क्या रोल होता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स को फैसिलिटेट करना, ये डीजीएफटी का काम होता है। रूल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स वगैरह फ्रेम किया जाता है किससे रिलेटेड? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से रिलेटेड। वहीं आरबीआई का क्या काम होता है? रेगुलेट करता है। ये किस चीज को? मेनली आपका फाइनेंसिंग पार्ट को रेगुलेट करता है अंडर फेमा रेगुलेशन। जो फेमा को रेगुलेशन है उसको ध्यान में रखते हुए आरबीआई इस चीज को रेगुलेट करता है, फाइनेंसिंग पार्ट को। ठीक है, वहीं यदि हम बात करें आईसीसी की, तो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। ये क्या करता है? ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड गाइडलाइंस को जारी करता है, डॉक्यूमेंट्स को जारी करता है। ठीक है, जो इंटरनेशनल लेवल पे आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम आता है। अगला है फिडाई। फिडाई क्या करता है? फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये क्या करता है? ऑथराइज डीलर के गाइडलाइंस को मेनली ये जारी करता है और आरबीआई के साथ मिलकर के फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस के आपने बारे में आपने समझ लिया। बहुत ज्यादा इसमें आपको रटने की बात नहीं है, बस इसमें याद रखिए कि कौन क्या करता है, इससे ज्यादा और कुछ यहां नहीं है। देखिए, आपका जो मेन टॉपिक है वो यहां से स्टार्ट होता है। ये क्या है
कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब किया जाता है चीजों का, गुड्स एंड सर्विसेज का, उसके लिए इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के पास इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर होना चाहिए। ठीक है, इस चीज के लिए जिस तरह से आप जीएसटी फाइल करते हैं तो जीएसटी नंबर होना चाहिए आपके पास, उसी तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब आप करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उसके लिए आपको सबसे पहले इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर लेना पड़ता है। और ये कोड नंबर आपके 10 डिजिट का होता है, जो कौन प्रोवाइड करता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डीजीएफटी, इसे प्रोवाइड करता है इंपोर्टर या एक्सपोर्टर को। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान देना है कि जब आप एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स या सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है, जिसे एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म। अब ये जो एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, ये दो प्रकार के होते हैं, ईडीएफ फॉर्म्स एंड सॉफ्टेक्स फॉर्म्स। ईडीएफ फॉर्म्स क्या होता है कि जब एक्सपोर्ट जो किया जा रहा है वो सॉफ्टवेयर के अलावा कोई चीज है, सॉफ्टवेयर को छोड़ करके, उस केस में ईडीएफ फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ता है। और यदि आपने सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप, तो उस केस में सॉफ्टेक्स फॉर्म्स को फिलअप करके जमा करना पड़ता है कस्टम डिपार्टमेंट में। बात समझ में आ गई आपको? तो ध्यान दीजिएगा, ये एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म ईडीएफ फॉर्म जो होता है, वो गुड्स के लिए आपका ईडीएफ फॉर्म होता है और सॉफ्टवेयर के लिए सॉफ्टेक्स फॉर्म्स होता है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे फ्रेंड्स देखिए कि जो पहले पहले क्या हुआ करता था, जीआर फॉर्म होता था, जीआर प्रोसेस, जिसमें फिजिकली डेटा को मेंटेन किया जाता था, लेकिन अब उसको रिप्लेस करके इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज प्रोसेस होता है, जिसमें से जो रिलेटेड डेटा है कस्टम डिपार्टमेंट के द्वारा उस चीज को मेंटेन किया जाता है। बात समझ में आ गई? यहां पे आगे समझिए कि जो ईडीएफ फॉर्म होता है, ईडीएफ फॉर्म मींस क्या? एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म जो होता है, जो दो प्रकार के होते हैं, ईडीएफ फॉर्म होते हैं और सॉफ्टेक्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ईडीएफ फॉर्म जो होते हैं शुड बी सबमिटेड इन डुप्लीकेट टू द कंसर्न्ड कमिश्नर्स ऑफ कस्टम्स। कस्टम डिपार्टमेंट में उसे सबमिट करना पड़ता है ईडीएफ फॉर्म भर करके। उसके बाद क्या होता है, कस्टम डिपार्टमेंट आपको एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी देता है। एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी जब ईडीएफ फॉर्म को आप जमा करते हैं, ईडीएफ फॉर्म मींस एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म। अब ये हो सकता है आपका ईडीएफ फॉर्म भी हो सकता है और सॉफ्टेक्स फॉर्म भी हो सकता है, जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके आधार पे। ठीक है, तो एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी आपको मिल जाता है उसके बदले में। अब उस एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी को आपको जमा करना पड़ता है ऑथराइज डीलर के पास। ऑथराइज डीलर के पास क्यों? क्योंकि आप जो अकाउंट मेंटेन करते हैं वो ऑथराइज डीलर के पास आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जो अकाउंट मेंटेन होता है, तो उस समय आपको कहां जमा करना पड़ता है? एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी को ऑथराइज डीलर के पास जमा करना पड़ता है। अब देखिए कहां कहां आपको ईडीएफ फॉर्म, एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भरना है, उसके लिए आपका फर्स्ट है कि ट्रेड सैंपल, कोई आप ट्रेड करना चाहते हैं लेकिन सैंपल के रूप में आप गुड्स को भेज रहे हैं। दूसरी बात, पब्लिसिटी मटेरियल कुछ भेज रहे हैं जो फ्री ऑफ पेमेंट, जिसके लिए आप पेमेंट नहीं ले रहे हैं, सिर्फ सैंपल के लिए, अपना पब्लिसिटी एडवर्टीजमेंट के लिए भेज रहे हैं, तो वैसे केस में आपको ईडीएफ फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। अगला है कि पर्सनल इफेक्ट ऑफ ट्रेवलर्स वेदर अकम्पनीड और अनअकम्पनीड। पर्सनली आप गए हुए हैं, साथ में आप लेके गए हुए हैं और उस चीज को पर्सनल यूज के लिए गए हुए हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वहां भी ईडीएफ फॉर्म आपको भरने की जरूरत नहीं है। गुड्स सप्लाइड अंडर ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑफ सच ऑफिसर्स फॉर मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, जो ये मिलिट्री, नेवल या एयरफोर्स रिक्वायरमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऑर्डर दिए गए हैं, उसके लिए यदि एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो वहां भी आपको एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। अगला है कि यदि आप गिफ्ट दे रहे हैं किसी को, बाहर में जो पर्सन है उसे आप गिफ्ट दे रहे हैं, तो 5 लाख रुपीज तक यदि गिफ्ट का वैल्यू है, तो वैसे केस में भी ईडीएफ फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, ये एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, आगे क्या है और क्या है जहां पे एग्जेम्प्टेड है ईडीएफ फॉर्म? एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट इंजन, जो बाहर आपने रिपेयर के लिए भेजा है, वो रिपेयर लेकिन 6 मंथ के अंदर आपका वापस फिर आ जाता है इंडिया में, तो वैसे केस में ईडीएफ फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। अगला है कि गुड्स इंपोर्टेड फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन री एक्सपोर्ट बेसिस, कि गुड्स को आपने इंपोर्ट किया है, फ्री में इंपोर्ट किया है और उस गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए, किसके लिए?
एक्सपोर्ट करने के लिए, लेकिन वो गुड्स जो आपने इंपोर्ट किया था वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, तो वैसे केस में ईडीएफ फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। ट्रेड सैंपल एंड पब्लिसिटी मटेरियल सेंट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, ये हमने देख ही लिया था कि यदि फ्री ऑफ कॉस्ट आप मतलब पब्लिसिटी या सैंपल के लिए भेजते हैं गुड्स को, तो वैसे केस में भी ईडीएफ फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। अगला है आपको एसईजेड यूनिट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होते हैं, जो स्पेशली इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए कोई यूनिट जो स्टैब्लिश किए जाते हैं, तो वैसे केस में री एक्सपोर्टिंग इफेक्टिव गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम फॉरेन सप्लायर्स एंड कोलैबोरेटर्स, जो भेजा गया, क्या भेजा गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो यूनिट्स हैं उसके द्वारा पहले गुड्स भेजा गया था, वो वापस आ गया, डिफेक्टिव था, उसे फिर से एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो वैसे केस में भी एग्जेम्प्टेड है ईडीएफ। नेक्स्ट है फ्रेंड, ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन पर्पस। ट्रेड फेयर्स, बाहर में फॉरेन में कहीं आपका फेयर है, एग्जीबिशन है, वहां पे अपने गुड्स को एग्जिबिट करने के लिए ले जा रहे हैं, तो उस पर्पस के लिए भी जरूरी नहीं है ईडीएफ। ये समझिए इंपॉर्टेंट है। स्टेटस होल्डर एसईजेड यूनिट्स अप टू 2% ऑफ एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट रियलाइजेशंस ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 इयर्स। प्रीसीडिंग 3 इयर्स में जो आपका एक्सपोर्ट रियलाइजेशंस का जो वैल्यू है ना, जितना एक्सपोर्ट किया उसका जो रियलाइजेशन हुआ, उसका प्रीसीडिंग 3 लाइसेंसिंग ईयर का जो वैल्यू होगा, उसका 2% तक जो एक्सपोर्ट आप करेंगे, उसमें ईडीएफ फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट भी समझिए इंपॉर्टेंट है कि एक्सपोर्ट इन द जेम्स एंड ज्वेलरी आर्टिकल ऑफ गोल्ड एंड प्रीसियस स्टोन सेक्टर, इसके तहत जो भी आते हैं गुड्स, उसमें से 1 करोड़ रुपए तक या तो फिर 2% ऑफ एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट रियलाइजेशन ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 लाइसेंसिंग ईयर विच एवर इज लोअर, कि आपका प्रीसीडिंग 3 लाइसेंसिंग ईयर में जो रियलाइजेशन हुआ है गुड्स का, या तो फिर 1 करोड़, इसमें से कौन सा कम है, वो वहां तक आपको ईडीएफ फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। फार्मा कंपनीज 8% एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट रियलाइजेशन ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 लाइसेंसिंग ईयर, 8% तक जो आपका रियलाइजेशन होता है प्रीसीडिंग 3 लाइसेंसिंग ईयर्स में, उस चीज को भी आप यहां ईडीएफ फॉर्म में एग्जेम्प्ट किया गया है। तो यहां क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन बहुत आसान है, बहुत ज्यादा इसमें टफ है नहीं कुछ याद करना, तो इसे एक बार देखिएगा, क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे आगे कि प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, कि आपने एक्सपोर्ट जो किया है गुड्स या सॉफ्टवेयर जो भी है, जिस चीज का एक्सपोर्ट किया है, तो उसका फंड जो पेमेंट है इंडिया में कितने दिनों में आ जाना चाहिए, इसके लिए कितने क्या गाइडलाइंस है, इसके बारे में देखिए। फॉर सबमिशन ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, सबसे पहली बात है कि एक्सपोर्ट आपने किया, गुड्स या सॉफ्टवेयर का ट्रांसमिट किया, तो उसका प्रूफ पहले आपको जमा करना पड़ता है, तो वो कितने दिनों में जमा करना है, इसके लिए देखिए क्या गाइडलाइन है। एन एक्सपोर्टर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट द एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट, कि आपने एक्सपोर्ट किया तो उसका एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट जो है अलोंग विद द डुप्लीकेट एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी ऑफ ईडीएफ फॉर्म विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट और फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ द सॉफ्टैक्स फॉर्म। जो सॉफ्टैक्स फॉर्म है या तो फिर आपका ईडीएफ फॉर्म है जो आपने जमा किया था कस्टम डिपार्टमेंट में, तो वहां पे क्या मिला था, एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी मिला था, तो उस कॉपी के साथ में आपको एक्सपोर्ट जो किया है उसका डॉक्यूमेंट भी जमा करना पड़ता है 21 डेज के अंदर। कितने दिन के अंदर, 21 डेज के अंदर। ये 21 डेज कहां से देखेंगे, जहां से आपने एक्सपोर्ट किया है उस डेट से 21 डेज के अंदर आपका फॉर्म जमा हो जाना चाहिए, एक्सपोर्ट जो किया है उसका प्रूफ जमा करना पड़ता है, ठीक है। Directions issued by the Reserve Bank from time to time, the authorized dealers may accept the documents pertaining to export submitted after the expiry of the specified period of 21 days for reasons बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एक्सपोर्टर। लेकिन आरबीआई ने ऑथराइज डीलर को यह गाइडलाइंस दिया है कि यदि कोई वैलिड रीजन के वजह से एक्सपोर्टर ने फॉर्म जमा नहीं कर पाए हैं, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाए हैं, तो वैसे केस में भी उसे कंसीडर कर लेना है। लेकिन नॉर्मल केस में जो टाइम दिया गया है वो 21 डेज दिया है कि 21 डेज फ्रॉम द एक्सपोर्ट आपको एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट जमा करना है।
ठीक है। अब आगे है, ये डॉक्यूमेंट की बात है। अब आपका फंड कितना, जो पेमेंट है वो कितने दिनों के अंदर मिल जाना चाहिए। द फॉर रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल, कितने दिनों में जो बिल्स है उसका रियलाइज हो जाना चाहिए, इसके बारे में देखिए। नॉर्मल केस में क्या कहता है कि 9 मंथ आपका होना चाहिए, 9 मंथ में जमा हो जो एक्सपोर्ट किया है चीजों का, उसका पेमेंट इंडिया में आ जाना चाहिए 9 मंथ में, ये नॉर्मल केस कह रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि वेयर द गुड्स आर एक्सपोर्टेड टू अ वेयर हाउस एस्टेब्लिश्ड आउटसाइड इन इंडिया, तो 15 मंथ्स होता है। अब क्या है कि एक्सपोर्टर है, गुड्स को यहाँ पे अपना प्रिपेयर करके, और फॉरेन कंट्री में वहां वेयर हाउस है, वहां जाकर के उसे पहले गुड्स को रखता है अपने वेयर हाउस में, उसके बाद फिर जो है जो इंपोर्टर है उसके पास भेजा जाता है। तो वैसे केस में 15 मंथ्स का समय मिल जाता है एक्सपोर्टर को कि 15 मंथ्स में पेमेंट का रियलाइजेशन हो जाना चाहिए इंडिया के लिए, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है कि यदि 15 मंथ्स और 9 मंथ्स की बात अभी हमने देख ली, उसके बाद भी क्या है कि द रिजर्व बैंक और सब्जेक्ट टू द डायरेक्शंस इशूड बाय द बैंक in this behalf, the authorized dealers may, for a sufficient and reasonable cause shown, extend the period of 9 months or 15 months as the case may be। क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई या आरबीआई के द्वारा जो डायरेक्शन दिया गया है, तो ऑथराइज्ड डीलर भी ये 9 मंथ और 15 मंथ का पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है। कितना कर सकता है ये नहीं बताया गया है, लेकिन ये 9 मंथ और 15 मंथ्स का जो ये पीरियड्स है, इसे ये एक्सटेंड भी किया जा सकता है यदि वैसा रीजनेबल ग्राउंड रहा तो। बात समझ में आ गई। लेकिन नॉर्मल केस में आपका 9 मंथ है, लेकिन वेयर हाउस एस्टेब्लिशमेंट है यदि बाहर में, इंडिया के बाहर में, तो वैसे केस में 15 मंथ्स है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे समझिए और क्या है कि यदि आपका क्या कह रहा है कि वेयर द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैज बीन मेड बाय यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्टेटस होल्डर्स एक्सपोर्टर्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट एंड यूनिट इन इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एंड बायोटेक्नोलॉजी पार्क, द रिजर्व बैंक और सब्जेक्ट टू द डायरेक्शन इशूड बाय द आरबीआई इन दिस बिहाफ, रिजर्व बैंक के बिहाफ में, द ऑथराइज्ड डीलर, रिजर्व बैंक या ऑथराइज्ड डीलर फॉर अ सफिशिएंट एंड रीजनेबल काउज शॉन एक्सटेंड द पीरियड ऑफ 9 मंथ। क्या कह रहा है, एक तो ये तो वही पॉइंट है जो लास्ट में हमने देखा, लेकिन यहां बोल दिया कि स्पेशल सेक्टर के लिए, कौन सा, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये जो इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए कुछ सेक्टर को स्टैब्लिश किए जाते हैं, जिसमें बहुत सारे फायदे दिए जाते हैं इस सेक्टर को, तो उसके द्वारा जो एक्सपोर्ट किया जाता है, चाहे गुड्स, सॉफ्टवेयर या सर्विसेज का, तो वहां पे रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक के द्वारा जो डायरेक्शन दिया गया है ऑथराइज्ड डीलर को, तो वो जो 9 मंथ का पीरियड है उसे वो एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखिए, इफ द बिल इज नॉट रियलाइज्ड विद इन द टाइम स्टिपुलेटेड, जो समय है, जो गाइडलाइंस दिया गया है एक्सपोर्टर्स को, उसके अंदर वो यदि नहीं रियलाइज करवा पाता है एक्सपोर्ट जो किया गया है उसका बिल को, द एक्सपोर्टर शुड अप्लाई टू द एडी ऑथराइज्ड डीलर फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम इन ईटीएक्स फॉर्म। यहां पे एक और फॉर्म आया, कौन सा फॉर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। ये यदि आपका जो टाइम दिया गया है उसके अंदर बिल्स का रियलाइजेशन नहीं हो पाया एक्सपोर्टर्स के लिए, यदि पेमेंट नहीं आया इंडिया में, तो वैसे केस में ईटीएक्स फॉर्म को भर के जमा करना पड़ेगा ऑथराइज्ड डीलर के पास में। समझ में आ गया। ऑल ओवरड्यू बिल्स विच आर नॉट रियलाइज्ड विद इन द ड्यू डेट शुड बी फॉलोड बाय विगरसली बाय द ऑथराइज्ड डीलर। फिर ऑथराइज्ड डीलर उस चीज को क्या है कि बहुत तेजी से उसका फॉलोअप फिर वो करेगा। ठीक है, क्यों करेगा, क्योंकि गुड्स आपका इंडिया से बाहर गया, सर्विसेज बाहर गया, लेकिन उसके बदले पेमेंट नहीं आ रहा है, तो इसीलिए ईटीएक्स फॉर्म को याद रखिएगा। ये फॉर्म भरा जाता है जब एक स्टिपुलेटेड टाइम में रियलाइजेशन नहीं होता बिल का, और फिर वो विगरसली उस चीज को फॉलो अप किया जाता है। ठीक है,
अब देखिए एक चीज यहां पे समझिए कि पेमेंट किस किस मोड पे किस मोड से पेमेंट किया जा सकता है। तो किसी मोड से भी किया जाता है, बहुत आसान चीज है, बस एक बार आप सिर्फ ध्यान से देख लीजिए कि जो पेमेंट किया जाएगा इंडिया में, जो पेमेंट होगा किस किस मोड से होगा। एक तो आपका है कि यदि यहाँ के बैंक कोई है, वो फॉरेन में कोई बैंक है, उसके पास नोस्ट्रो अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है, तो उस नोस्ट्रो अकाउंट में भी इनवर्ड रेमिटेंस आ सकता है। ठीक है, इनवर्ड रेमिटेंस नोस्ट्रो अकाउंट में मंगाया जा सकता है। फॉरेन करेंसी नोट डायरेक्ट मिल सकता है उसे, या ट्रेवलर चेक फ्रॉम द बायर। बायर जो है आपका, जो दूसरे कंट्री के बायर है, वो इंडिया के जो एक्सपोर्टर हैं उसके लिए वो डायरेक्ट आपका करेंसी नोट दे दे या ट्रेवलर चेक दे दे, ये भी संभव है। और क्या है कि एफसीएनआर और एनआरई अकाउंट में डायरेक्ट जो है सो पेमेंट यहां पे आ जाए। अगला है कि थ्रू इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड, आप बाहर गए हैं, दूसरे कंट्री में गए हैं, वहीं पे आपको इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड मिल गया, तो वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आपका पेमेंट किया जा सकता है इंपोर्टर के द्वारा। ठीक है, अगला है कि इंडियन रुपीज में भी यदि आपका नेपाल और भूटान का यदि कोई इंपोर्टर है, उन्होंने गुड्स मंगाया है, तो उसका पेमेंट वो इंडियन रुपीज में भी कर सकता है। ठीक है, इंडियन रुपीज में करेगा। समझ में आ गया। आगे क्या है, इन द फॉर्म ऑफ द गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम बाय द जेम्स एंड ज्वेलरी यूनिट सिचुएटेड इन एसईजे प्रोवाइडेड द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स फॉर द सेम। यदि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा है कि आपका गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम ये उसके बदले में दिया जा सकता है, तो उसके वैल्यू के आधार पे ये चीज भी, इस चीज में भी वो पेमेंट कर सकता है। ये आपका यहां ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए ये जो आपने मेथड ऑफ पेमेंट देखा, इसके अलावा यदि एशियन कंट्री के बीच में ट्रेड होता है, तो उसके लिए आपका एशियन क्लियरिंग यूनियन काम करता है। ये किस प्रकार काम करता है कि एग्जाम्पल के लिए आप समझिए पहले कि इंडिया है, इंडिया ने ट्रेड किया किसके साथ, श्रीलंका के साथ ट्रेड किया। ठीक है, अब इंडिया को जो पेमेंट करना है श्रीलंका को, ये पेमेंट करना है $5000 का, $5000 का। ठीक है, और जो श्रीलंका है उसे इंडिया को पेमेंट करना है, आपका $12000 का। ठीक है, तो $12000 का पेमेंट करना है, श्रीलंका करेगा इंडिया को, इंडिया करेगा श्रीलंका को। तो यहां पे एसीयू जो है, एशियन क्लियरिंग यूनियन, ये क्या करता है कि इसकी जो डिफरेंस अमाउंट है बस उसी का सिर्फ पेमेंट करना होता है। तो इसका डिफरेंस अमाउंट कितना हो गया, 7000 यूएसडी। तो 7000 यूएसडी जो है ये श्रीलंका सिर्फ इंडिया को करेगा। इस तरह से ये क्लियरिंग हाउस, जो ये आपका एशियन क्लियरिंग यूनियन है, ये काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कब होता है, जब एशिया के अंदर ट्रेड किया जाता है कंट्री के द्वारा, उस केस में होता है। समझ में आ गया कि जो डिफरेंस अमाउंट है उसी का पेमेंट करना होता है। लेकिन एक चीज और समझिए, जो एशियन क्लियरिंग यूनियन है, यहां जो करेंसी परमिटेड है वो आपके 3 करेंसीज है आपका, एक आपका यूएसडी है, एक आपका यूरो है, और आपका तीसरा जो है, ये तीसरा आपका जैपनीज येन है। ठीक है, ये 3 करेंसी परमिटेड है। लेकिन ये करेंसी को यहां पे क्या नाम दिया जाता है, यहां पे नाम जो दिया जाता है एसीयू बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एसीयू यूएसडी, एसीयू यूरो एंड एसीयू जैपनीज येन। ठीक है, ये करेंसी का नाम यहां पे दिया जाता है। समझ में आ रहा है, ये अलग कोई करेंसी नहीं है, लेकिन यहां जो परमिटेड करेंसी है यूएसडी, यूरो और जैपनीज येन, उसी में से जैसे 1 यूएसडी है तो उसको 1 एसीयू यूएसडी बोला जाएगा। समझ में आ गया। इस प्रकार से यहां चीजें काम करती है। कहां पे, आपका जो एसीयू है, एशियन क्लियरिंग यूनियन, वहां पे इस प्रकार से पेमेंट किया जाता है, सेटलमेंट जो है पेमेंट का किया जाता है। तो ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये यदि समझ में आ गया तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी चीजें जो है नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग देखते हैं। थैंक यू।